अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको हम इंग्लिश में लैब प्रोसेस कहते हैं, और यह साइंस के हिसाब से आपका अध्याय नंबर 6 है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका फुल सोल्यूशन, मतलब एक ही वीडियो में यह चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप 40 से 45 मिनट दे दीजिए इस वीडियो को, तो आपके इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और इसमें मैं आपको बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी सभी प्रकार के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर लें। इसी प्रकार से मैं आपको सभी चैप्टर्स व सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराता रहूँगा वन शॉट वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम पहला देख लेते हैं क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं। और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वह सभी क्वेश्चंस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो पहले हम आपको एक समझा देते हैं कि पोषण, जैसे जो हमारी खाने वाली पदार्थ होते हैं उन्हें हम पोषण कहते हैं। जैसे सब्जी हो गई, सब्जियां सभी, बैगन, आलू, टमाटर, या जैसे अंडे हो गए, या मूली हो गई, या मछली हो गई, जो जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, पोषण हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अगर हम पोषण नहीं लेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसको परिभाषा अगर हमारे एग्जाम में आ गया तो इस प्रकार से आप तो लिखेंगे नहीं कि, तो इस उस प्रकार से किस प्रकार से लिखना है उसको आप देख लें। क्या है, भोजन के अंतःग्रहण, जो भोजन है उसे खाने के बाद, खाने के पश्चात अवशोषण स्वांगीकरण के फलस्वरूप, मतलब जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसके बाद कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कौन से मतलब अवशोषण होता है, उसका स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण होता है के फलस्वरूप, मतलब उसके बाद पोषण तत्व के जो उसमें पोषण होते हैं, जैसे उसमें जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हो, जैसे हमने मूली खाई तो मूली में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए, वो क्या करता है, शरीर हमारा उसे अपने पास रख लेता है और सारी जो बेकार चीज़ें हैं उसे वह निकाल देता है। तो यही हमारा पोषण कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड, आ गया क्वेश्चन एक, क्या है, स्वपोषी किसे कहते हैं। हमें स्वपोषी बताना है। इसको मैं आपको एक समझा देता हूँ सबसे पहले कि स्वपोषी किसे कहते हैं। मतलब जो चीज़ें स्वयं से भोजन अपना तैयार करती हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हरे पौधे होते हैं जो वो स्वयं से पौधे प्राप्त करते हैं अपना भोजन। इसको किस प्रकार से लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, उसे देख लेते हैं कि हरे पौधे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O मतलब जल से प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश जब होता है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपना हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है कि परपोषी किसे कहते हैं, हमें परपोषी बताना है। ये स्वपोषी का ठीक उल्टा होता है, मतलब उसमें स्वयं से भोजन प्राप्त करते थे, इसमें स्वयं से भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे हमारी ये जो जंतु हो गए, हम भी कैसे हैं, परपोषी हैं, क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं से प्राप्त नहीं करते। जैसे गिलहरी हो गई, तो ये क्या स्वयं से भोजन प्राप्त करती नहीं है, जैसे कोई फल मिल गया तो वो खा लेती है, तो ये स्वयं से भोजन प्राप्त करती हैं। जैसे अगर गिलहरी धूप में खड़ी हो जाए तो क्या अपने आप भोजन प्राप्त कर लेगी, नहीं। अगर धूप पौधा जैसे है, पौधा है कोई, धूप से प्रकाश की किरणें ले लेगा, अपनी जड़ों से पानी ले लेगा, और जो वातावरण में जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं उनसे वह अपना भोजन तैयार कर ले लेगा। तो यही हमारी परपोषी और स्वपोषी होते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो जीवधारी अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते उन्हें हम परपोषी कहते हैं। तो ये बहुत सारी सिंपल सी आपकी परिभाषा थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि विषमपोषी किसे कहते हैं। हमें विषमपोषी बताना है। क्या किसे किसे कहते हैं देख लेते हैं। जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, बल्कि ये जीवित या मृत पौधों तथा जंतुओं के शरीर से प्राप्त कर लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि
परजीवी किसे कहते हैं, हमें परजीवी बताना है। किसे कहते हैं देख लेते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक होती है जो, वो दूसरों जीवों पर जीव होते हैं उन पर आश्रित रहती है। तो हमारा इसका एक मतलब एग्जाम्पल हो गया जोंक, और ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पाचन किसे कहते हैं या पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र में आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मुंह हो गया, लार हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत सारी इसमें जो पूरा ये जिसमें आंत हो गई ये हमारी, जिसमें पूरा ये भोजन आपका पचता है, ये हो गया सब कुछ। ठीक है, तो ये इसका चित्र है। अभी मैं आपको फुल इसका चित्र दिखा भी दूंगा, सभी उसके जो नाम भी डले होंगे कि ये कौन सा अंग है, ये कौन सा अंग है, दांत कहाँ है, जबड़ा कहाँ है, मुंह कहाँ है। ठीक है, सभी प्रकार की अभी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले इसका मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ कि पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन या यांत्रिकी को रासायनिक रूप में छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया। जो हमारी नसें होती हैं, रक्त धारा मतलब यही हो गया, जो हमारे नसों के से हमारा खून चलता है, तो वही हमारा जो छोटे छोटे टुकड़ों से जो हम अपना खून तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। हमें प्रकाश संश्लेषण बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा 2 से 3 दिनों में। ठीक है, तो उसे आप एक बार देख लें। इस पर मैंने आपको समझाया है, पर उसमें मैंने आपको इसमें डिटेल से समझाया है। इसमें क्या होता है मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा कि जो हरे पौधे होते हैं, जैसे हरा पौधा है, ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमारा ये हरा पौधा है, तो हरा पौधा क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति मतलब सूर्य से मतलब जो धूप आती है उसको ले लेता है। लेने के बाद अपनी जड़ों से वो पानी ले लेता है। जड़ों से जैसे उसने पानी ये ले लिया, दिख रहा होगा आपको। और जो वातावरण होता है, यहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और यहाँ पे उसने ऑक्सीजन ले ली। तो ये पूरी जो क्रिया हो रही है, इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये आपका चित्र है, इसे आप बार देख लें। अब इसकी मैं परिभाषा आपको सुना देता हूँ। क्या है, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जैसे कार्बन डाइहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को गैस से बाहर निकालते हैं और वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना हम कि धमनी किसे कहते हैं। तो धमनी किसे कहते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धमनी आपका एक शरीर का अंग होता है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, हृदय से, जो हृदय आपका है, हृदय से रक्त को शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाना हमारी धमनी कार्य करती है। तो यही आप, ये तो आप फालतू है सारा, यही आप छोटी सी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि जो हृदय से आपका, जो हृदय, जैसे ये हृदय है यार, एक सेकंड रुक जाइए आपका। ठीक है, ये जो हमारा है हृदय, और ये सारे अंग हैं सारे। ठीक है, तो ये सारे जो अंग हैं, हृदय से सभी अंगों में मतलब खून को पहुंचाने की क्रिया को हम धमनी कहते हैं। मतलब यही कार्य कौन करती है, धमनी करती है, सभी अंगों तक खून पहुंचाती है। ठीक है, कहाँ से, दिल से पहुंचाती है, हार्ट से। समझ में आ गया। उसके बाद अपना हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, लसिका किसे कहते हैं, हमें लसिका बताना है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। ठीक है, तो उसका भी आपको इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या है, यह रक्त का छना हुआ होगा, यहाँ पर रक्त का छना हुआ तरल होता है। इसमें लाल रुधिराणु नहीं होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ अविलेय, प्रोटॉन्स तथा सीमोफोटाइस अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि अग्नाशय किसे कहते हैं। तो ये आपके पेट के पीछे लगा होता है, जब आपका पेट दर्द करने लगता है तो यह फूलने लगता है। इस प्रकार का कुछ आपका अग्नाशय होता है। एक बार चित्र आप लोग देख लें।
ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सभी चित्र भी आपको दिखाते जा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। क्या है? अग्नाशय आपके पेट के पीछे स्थित एक अंग है। यह एंजाइम बनाता है जो भोजन के पाचन मतलब भोजन को पचाने में मदद करता है। यह हार्मोन भी बनाता है जो ब्लड शुगर, जो आपका ब्लड है उसमें शुगर मतलब शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। कहीं ज़्यादा तो नहीं होने देता है, कम भी नहीं होने देता है। तो यह यही नियंत्रित करता है। आपके कहाँ पर लगा होता है? यह पेट के पीछे लगा होता है। ठीक है, और यह एंजाइम भी बनाता है। समझ में आ गया? उसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि लार ग्रंथि किसे कहते हैं? हमें लार ग्रंथि बतानी है। ठीक है, किसे कहते हैं देख लेते हैं। लार ग्रंथि हमारे मुंह में, ये जो है हमारी क्या है? लार ग्रंथि, इसी से लार बनाता है। ये क्या है? लार ग्रंथि हमारे मुंह में मौजूद एक ऐसा अंग है जो लार बनाता है। यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसी से लार बनाते हैं। और लार हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लार से ही जो हमारा भोजन है वह पचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जैसे आपने रोटी खाई, तो रोटी कैसी होती है? ठोस पदार्थ है, और यह रोटी को गला देता है। जो आपका सारा लार होती है यही रोटी को गला देती है। तो इसी से आपका रोटी का पाचन हो जाता है। और रोटी में जो आपकी महत्वपूर्ण जैसे पोषण हो गया या विटामिन हो गई, जो भी, वो आपके शरीर को बहुत फायदेमंद करती हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ व तंदुरुस्त रहता है। तो यही लार ग्रंथि होती है, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, आपके सभी शरीर के लिए पूरे। तो यहाँ से इस प्रकार की कुछ लार ग्रंथि होती है, यहीं से सभी में जाती हैं। ठीक है, जिस इस प्रकार की बनी हुई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्लोएम किसे कहते हैं? फ्लोएम हमें बताना है। जिसके पदार्थ में ऊतक भी का, जैसे मतलब पदार्थ ले पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि फ्लोएम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिसे पादप में ऊतक भी कहा जाता है। जिसे पादप में क्या कहा जाता है? ऊतक। जो पत्तियों में बने खंड पदार्थों को पौधों से अन्य सभी भागों में संचलित करता है। जी, जैसे ये है हमारा, जैसे ये यहाँ पर बना है, तो ये क्या करता है? पूरे पौधे में इसे संचलित कर देता है। ठीक है, ऊपर से नीचे ये सभी में, जैसे यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर एरो बने ऊपर नीचे। ठीक है, इसी को हम फ्लोएम कहते हैं। ये फ्लोएम है और ये जाइलम होता है। आप कहता है कि फ्लोएम तथा जाइलम में क्या अंतर है? तो ये आपके ऊपर भी जाता है, ये आपके नीचे, ये सिर्फ ऊपर ही जाता है, ऊपर ही करता है। ठीक है, ये आपके दोनों तरफ करता है। ठीक है, समझ में आ गया चित्र से? ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आएगा, यही हमें बताना है। देख लेते हैं क्या परिभाषा है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाती है। कहाँ से लेती है? फेफड़ों से। और कहाँ तक पहुंचाती है? रक्त तक पहुंचाती है। ठीक है, इसलिए आयरन की कमी में शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। जब आयरन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होने लगती है। और हीमोग्लोबिन कम होने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इसी वजह से कमजोरी व थकान महसूस होती है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक बार आप लोग और भी सुन लीजिए, दोबारा से पढ़ा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आ गया है तो आप वीडियो को बढ़ाकर देख सकते हैं। क्या है? हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन से रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसलिए आयरन की कमी से, जो आयरन होता है उसकी कमी अगर हो जाती है तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, और हमें थकान व कमजोरी महसूस होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना हम कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मैं भोजन में, जो भोजन को पचाने के लिए लार की क्या भूमिका है, अभी तो मैंने आपको पीछे बता दी गई कि ये जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको मतलब बांट देता है। ठीक है, एक बार इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि लार के पाचन कार्यों में शामिल है। लार होता है वो पाचन कार्यों में शामिल होता है। भोजन को गीला करना, जैसे भोजन को गीला करता है, और भोजन की लुगदी बनाना, मतलब उसको वह लुगदी बना देता है ताकि वह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम टाइलिन होता है। कौन एंजाइम होता है? टाइलिन होता है, जिसे, ठीक है, होता है जो टार्च को
शर्करा में तोड़ता है, जो स्टार्च होती है उसे शर्करा में तोड़ देता है। इस प्रकार हमारा भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मतलब जो जैसे हम कोई भी भोजन खाते हैं तो उसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, लार के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अपना हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि पित्तरस के भोजन, मतलब पित्तरस होता है जो हमारे शरीर में भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। मतलब पित्तरस हमारे भोजन को पचाने में क्या सहायता करता है, क्या मदद करता है, यही हमें बताना है। देख लेते हैं क्या मदद करता है, क्या मदद करता है। तो पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस जो होता है, पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अभी मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पाचन की प्रक्रिया में बहुत आवश्यक होता है। अगर यह जब पाचन करता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पाचन की क्रिया में। यह वसा को वसी अम्लों में परिवर्तित करता है, जिसके बाद में पाचन तंत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ कि जो पित्तरस होता है वह शरीर में जो आपकी भोजन पचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। किस प्रकार से करना है यही हमें बताना होता है। ये जो मैंने लिखा है यही कार्य करता है। एक बार आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है तो ह्यूमन हार्ट। तो हमें बताना है कि ह्यूमन हार्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हृदय के शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जो हृदय हमारा होता है वह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके कारण हमारा जो खून होता है वह पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या है देख लेते हैं। हमारे हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, अंगों में से एक है। यह अंग हमारे जो संचरण प्रणाली के बीच में स्थित है, मतलब हमारे बीच में स्थित है, ठीक है। जो धड़कते हुए शरीर के चारों ओर रक्त का परिवहन करता है। मतलब शरीर को जो होता है, शरीर हमारे तो चारों ओर रक्त को भेजता है। रक्त शरीर में ऑक्सीजन और पोषण तत्व भेजता है। जो रक्त होता है वह हमारे शरीर में क्या भेजता है, ऑक्सीजन और पोषण तत्व भेजता है। और अच्छा, अवांछित कार्बन हाइड्रेट और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। यही हमारा दिल कार्य करता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम अपने जो अंतर वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ये है हमारे अंतर या भिन्नता वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चन को भी आप देख लें। जो अंतर कहने, जैसे रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है, धमनी तथा शिरा में क्या अंतर है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। तो एक तरफ आपको लिख लेना है रुधिर, एक तरफ लिख लेना है लसिका। रुधिर में क्या अंतर है और लसिका में क्या अंतर है वो लिखते जाना है। पहला अंतर हमारा है रुधिर का रंग लाल होता है और लसिका का रंग हल्का पीला या सफेद होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या अंतर है, रुधिर में लाल रुद्राणु पाए जाते हैं, लसिका में लाल रुद्राणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा है विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक संख्या में होती है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। और इसमें अविलेय प्लाज्मा, इसमें विलेय इसमें अविलेय है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होते हैं। और लिम्फोसाइट्स की संख्या, इसमें किसकी संख्या अधिक होती है, लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। चौथा हमारा क्या अंतर है, ऑक्सीजन तथा पोषण पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें प्रवाह मतलब प्रवाह जो होता है वो दोनों तरफ चलता है, वह तेज चलता है, तीव्र से चलता है। और इसमें जो लसिका में एक ही तरफ प्रवाह चलता है और हृदय की ओर खाली चलता है, और एक ही दिशा में धीमी गति से चलता है। इसमें तेज चलता है, इसमें धीमे चलता है, इसमें दोनों तरफ चलता है और इसमें एक तरफ चलता होता है। तो ये आपके हो गए रुधिर तथा लसिका में अंतर। अब हम देख लेते हैं धमनी तथा शिरा में क्या अंतर है। तो ये हमारा आता है धमनी तथा शिरा में क्या अंतर है। पहला अंतर है हमारा रुधिर सदैव हृदय के विपरीत दिशा में चलता है। जो धमनी होता है उसमें रुधिर हमेशा हृदय के विपरीत दिशा में चलता है, और शिरा में रुधिर सदैव हृदय की ओर चलता है, इसमें विपरीत चलता है, इसकी ओर चलता है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा है हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दाब के साथ बहता है। ठीक, अधिक दाब के साथ रुक रुक कर बहता है। इसमें शिराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी होती है पर एक सी रहती है। मतलब जैसे अगर 10 की मतलब
जितनी गति से चल रहे हैं तो उतनी ही गति से चलते रहते हैं, और इसमें रुक रुक कर कभी रुक जाएंगे, कभी चलने लगेंगे, कभी रुक जाएंगे, फिर चलने लगेंगे। इस प्रकार से इसमें धमनी में चलते हैं, इस प्रकार में शिरा में चलते ही रहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा क्या अंतर है, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं तथा लचीली होती हैं, इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। ठीक, उसके बाद हमारा यही आपके हैं 4 व 5 नंबर, आप इन्हें भी देख लें। तो ये आपके हो गए जो जैसे अंतर वाले, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। एक तरफ जो भी आपका अंतर आए वो लिख लेना है इस इधर, और वो भी इसलिए दूसरा नंबर वाला इस तरफ, फिर उसके जो अंतर हैं वो आपको कर लेने हैं। अब हम आ जाते हैं अपने जो बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। तो ये है हमारे बहुविकल्पी प्रश्न, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है, रुधिर का रंग कैसा होता है? ये मैंने आपको पढ़ा था, लाल होता है कि हरा होता है कि पीला होता है कि काला होता है? कैसा होता है? लाल होता है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि रुधिर सदैव हृदय की दिशा किस दिशा में चलता है? सामने चलता है कि ऊपर की ओर चलता है कि नीचे की ओर चलता है कि विपरीत चलता है? किस ओर चलता है? विपरीत चलता है। तो चौथा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसी में लसिका का रंग होता है, हमें लसिका का रंग बताना होता है। लाल होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है कि पीला होता है? इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको अभी 10 से 15 मिनट की पहले बताया था। ठीक है, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? पाचन में, श्वसन में, दहन में, उत्सर्जन में? किसमें निभाता है? श्वसन में। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, पित्तरस का स्रवण होता है, कहाँ पर होता है? यकृत में, अग्नाशय में, हृदय में, अमाशय में? कहाँ पर होता है? यकृत में। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर? पृष्ठ में, पेट में, अग्नाशय में, यकृत में? कहाँ पर होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 24 होती है, 28 होती है कि 32 होती है? कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ऊर्जा की मुद्रा है, क्या है? डीएनए है कि एटीपी है कि आरएनए है कि एसआरटी है? तो कौन है इसका राइट आंसर? तो एटीपी इसका राइट आंसर है। तो ये इसके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे उनको मैंने करा दिया। इसके बाद मैं आप लोगों को जो इसके सबसे महत्वपूर्ण चित्र हैं उनकी मैं फोटोस आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये उनकी फोटोस हैं, इनको देखकर आप अपने चित्र बना लें और इनमें जो भी नाम लिखे हैं इन सभी चित्रों को आप जरूर बना लें, क्योंकि ये सभी चित्र आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो एक आध क्वेश्चन छूट गए हैं उसकी मैंने इसमें फ़ोटो डाल दी है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके उसे पढ़ लें। जैसे हमारा श्वसन ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं, और जो हमारे धमनी व कुछ जो अंतर वाले क्वेश्चन थे वो छूट गए थे। ठीक है, तो उसको मैंने इसमें करा दिया है, तो आप यहाँ पर देख लें, मृतजीवी तथा परजीवी अंतर, ये आपका देखिए चित्र हो गया। ठीक है, हृदय का, ठीक है, ये मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र हो गया। तो ये सभी जो चित्र हैं इन्हें आप लोग, हृदय की आंतरिक संरचना हो गई हमारी जैसे ये, और जो एक आध क्वेश्चन छूट गए थे ये जैसे, उनको आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लें या इनको अपनी कॉपी में उतार लें बस।